सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरुजी आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ए.के. उपाध्याय। हमारा आज का आर्टिकल भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में रितु छाबड़िया बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने जांच अधूरी रहने और वैधानिक समय सीमा से आगे बढ़ने की स्थिति में एक अंडर ट्रायल के डिफॉल्ट जमानत पर रिहा होने के अधिकार की पुष्टि की है। यह जांच पूरी न होने के बावजूद जांच एजेंसियों द्वारा एक अभियुक्त पर आरोप पत्र दायर करने की प्रथा पर भड़क गई है। यह माना गया है कि जमानत पर रिहा होने का अधिकार केवल प्रारंभिक चार्जशीट दाखिल करने से समाप्त नहीं होगा। यह निष्कर्ष निकाला गया कि वैधानिक समय सीमा के भीतर जांच की प्रतिस्पर्धा पर ही एक अभियुक्त का डिफॉल्ट जमानत मांगने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हालिया निर्णय क्या है। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने इस फैसले के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर एक रिकॉल आवेदन पर विचार किया है। इसके बाद इसने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें अदालतों को रितु छाबड़िया में दिए गए फैसले पर भरोसा किए बिना थोड़े समय के लिए जमानत याचिकाओं पर फैसला करने का निर्देश दिया। खंडपीठ के फैसले को उसके पूर्ववर्ती मूल्य से हटाकर भले ही थोड़े समय के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत ने फैसले से कोई संबंध न होने के बावजूद अप्रत्यक्ष रूप से फैसले पर रोक लगा दी। आमतौर पर भारत संघ के लिए उपलब्ध एकमात्र सहारा एक समीक्षा याचिका दायर करना था, जो आमतौर पर उसी बेंच द्वारा तय किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचार की जा रही समीक्षा याचिका की कोई गुंजाइश नहीं थी। सीजेआई के अदालत के मैदान में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका यह होगा कि एक अलग मामले में उसी मुद्दे पर एक अन्य समन्वय पीठ ने रितु छाबड़िया में निर्धारित अनुपात के साथ अपनी सहमति व्यक्त की और सीजेआई को बड़ी बेंच को सिफारिश के लिए भेजा। किसी फैसले के खिलाफ रिकॉल अर्जी दायर करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वह भी पूरी तरह से अलग बेंच के सामने। ऐसा करना बेंच फिशिंग या फोरम शॉपिंग के समान है। इसीलिए एक बेंच द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक अतिरिक्त तंत्र के रूप में सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक इंट्रा कोर्ट अपील पर विचार करके, जिसमें सीजेआई शामिल नहीं थे, सीजेआई के न्यायालय ने प्रभावी रूप से एक तंत्र स्थापित किया है जो किसी भी विधायी या संवैधानिक समर्थन से पूरी तरह से रहित है। अब बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश के पद की। चीजों की संवैधानिक योजना के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश अपनी न्यायिक शक्तियों के मामले में समान हैं। हालांकि सीजेआई को विशेष प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे बेंच का गठन करना और एक बड़ी बेंच के पुनर्विचार के लिए मामलों और संदर्भों को निर्दिष्ट करना। मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ द रोस्टर के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि उन्हें साथी न्यायाधीशों के संबंध में समान लोगों में प्रथम माना जाता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश सहित किसी भी बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया गया वोट या शक्ति वही है जो उसके साथी जजों को दी जाती है। इतिहास सीजेआई के उदाहरणों से भरा पड़ा है जो न्यायालय की अल्पसंख्यक राय को संलेखित करते हैं। इस तरह का सबसे हालिया आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग कोटा विवाद में पारित किया गया था, जहां तत्कालीन सीजेआई न्यायमूर्ति यूयू ललित ने न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट के साथ मिलकर न्यायालय की अल्पमत राय लिखी। यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे अधिकांश राष्ट्रमंडल देशों में यह प्रणाली मौजूद है, और जो देश नहीं करते हैं जैसे कि यूएसए, इसके बजाय एक प्रणाली है जहां सभी न्यायाधीश सामूहिक रूप से शक्ति का प्रयोग करते हैं और निर्णय देते हैं, क्योंकि वे एक समूह में बैठते हैं। इस प्रकार वे न्यायालय की सामूहिक शक्ति को दर्शाते हैं, न कि न्यायपीठों की। भारत में रोस्टर के मास्टर की शक्ति की वैधानिकता पर गर्मागर्म बहस हुई है और समय समय पर न्यायालय के सुचारू कामकाज के लिए प्रशासनिक निर्णयों की सीमा तक उसकी पुष्टि की गई है। कल्पना की किसी भी सीमा तक सीजेआई का वर्तमान आदेश मास्टर ऑफ रोस्टर प्रणाली के तहत परिकल्पित शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। यह विडंबना है कि जिस फैसले में जांच और जमानत के लिए वैधानिक प्रक्रिया का पालन करने पर जोर दिया गया था,
उसे एक संदिग्ध प्रक्रिया द्वारा प्रभावी रूप से रद्द किया गया है, जो संविधान और सुप्रीम कोर्ट के नियम दोनों के लिए पूरी तरह से अलग है। अंतरिम आदेश चिंता का विषय पैदा करता है, क्योंकि निकट भविष्य में अगर सरकार एक बेंच के आदेश से नाखुश है तो वह सीजीआई के पास जा सकती है और उसी बेंच को फिर से समझाने के बजाय उसकी सभी कानूनी पवित्रता को खत्म कर सकती है। अब देखते हैं कि मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या होता है और इसका अर्थ क्या है। रोस्टर को उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए सभी सदस्यों को विभिन्न कार्यों को आवंटित करने के लिए एक व्यवस्थित योजनाकार के रूप में परिभाषित किया गया है। मास्टर ऑफ रोस्टर मामलों की सुनवाई के लिए बेंच गठित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार को संदर्भित करता है। चाहे वह भारत का मुख्य न्यायाधीश हो या किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वह प्रशासनिक पक्ष का प्रमुख होता है। इसमें न्यायाधीश के समक्ष मामलों का आवंटन भी शामिल है। इसलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा आवंटित किए जाने तक कोई भी न्यायाधीश इस मामले को स्वयं नहीं ले सकता है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं चिंता के कारणों पर। मास्टर ऑफ द रोस्टर प्रणाली की प्रशासनिक उपयोगिता के बावजूद दुरुपयोग के कई दर्ज मामले चिंता का कारण हैं। सिर्फ 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने प्रशासन में गंभीर कमजोरियों और अनियमितताओं का आरोप लगाया था और कोर्ट की बेंचों को सुनवाई के लिए मामले सौंपे थे। रोस्टर के मास्टर होने के कारण सीजीआई में निहित शक्तियां अनंत हैं। न्यायालय के सुचारू प्रशासनिक कामकाज के लिए इन शक्तियों पर कोई सीमा निर्धारित करना अव्यावहारिक है। यह जरूरी है कि सीजीआई स्वयं मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में अपनी शक्तियों का विस्तार करने से परहेज करे। बेंचों के गठन और मामलों के आवंटन की प्रथा को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत किया जाना चाहिए और इसे सीजीआई के हाथों से बाहर रखा जाना चाहिए। रोस्टर के मास्टर के रूप में मुख्य न्यायाधीश की शक्तियां केवल प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए हैं। इस आदेश का न्यायिक पक्ष पर मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को बढ़ाने और सर्वोच्च न्यायालय के भीतर एक अभूतपूर्व अंतर अदालत अपीलीय तंत्र बनाने का प्रभाव है, जो कि स्थापित प्रक्रिया की कुल अवहेलना है, जो एक समीक्षा याचिका है। तत्काल आदेश ने सीजीआई के न्यायालय को यह मानने से रोकने वाली उज्ज्वल रेखा को भी सुस्त कर दिया है कि वह अन्य सभी पीठों से श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं वैकल्पिक तंत्र से या अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से क्या सीखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे मामलों के आवंटन से नहीं निपटना है, क्योंकि सभी न्यायाधीश सभी मामलों की सुनवाई करते हैं जिसे अदालत स्वीकार करती है। अदालत 9 जस्टिस यानी कि एन बैंक के एक पैनल में मामलों की सुनवाई करती है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि सभी न्यायाधीशों को सुनवाई में उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि एक मामले का फैसला करने के लिए कोरम 6 है। न्यायाधीश भी मौखिक तर्कों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर और प्रतिलेख पढ़कर मामले में भाग ले सकते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास इस सवाल का कोई विकल्प नहीं है कि कौन से जज किसी मामले की सुनवाई करेंगे। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में 12 जज हैं। न्यायाधीश आमतौर पर 5 के एक पैनल में मामलों की सुनवाई करते हैं। हालांकि उनके पास अपील के महत्व के आधार पर 7 या 9 के पैनल के रूप में मामलों की सुनवाई करने की क्षमता होती है। अदालत में मामलों को यादृच्छिक आधार पर आवंटित किया जाता है। हालांकि या तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ज्यादातर मामलों पर बैठेंगे और विशेष विशेषज्ञता वाले अन्य न्यायाधीशों का चयन किया जा सकता है। इसलिए ब्रिटेन में चुनाव काफी सीमित हैं। यूके के सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख हैं। सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष के बाद यूके के सुप्रीम कोर्ट के उपराष्ट्रपति यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। बात करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका क्या होनी चाहिए। रोस्टर के मास्टर के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किसी भी न्यायोचित आलोचना की गुंजाइश दिए बिना अपनी शक्तियों का यथोचित उपयोग करना चाहिए। रोस्टर के मास्टर के रूप में उन्हें अपने सहयोगियों से इस संबंध में किसी भी उचित सुझाव का स्वागत करना चाहिए। सीजीआई समकक्षों में प्रथम है और वे कप्तान हैं जिन्हें उनकी सद्भावना और समर्थन का आनंद लेते हुए पूरी टीम को साथ लेकर चलना है। एक न्यायसंगत और निष्पक्ष रोस्टर ऐसा होना चाहिए जो न्यायाधीशों के बीच उनके अनुभव और उन विषयों में विशेषज्ञता के अनुसार विषयवार विभाजित हों। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले सर्वोच्च न्यायालय के 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों के समक्ष होने चाहिए।
उनमें से व्यक्तिगत मामलों का आवंटन रैंडम कंप्यूटर आवंटन द्वारा हो सकता है, न कि व्यक्तिगत निर्णय द्वारा। अन्य मामलों के लिए भी यदि किसी विशेष विषय से संबंधित एक से अधिक न्यायाधीश हैं तो उस विषय से संबंधित मामलों को उन विभिन्न न्यायाधीशों के बीच बेतरतीब ढंग से आवंटित किया जाना चाहिए जिन्हें वह विषय आवंटित किया गया है।